अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर एक ऐसा फॉर्मेट जिसकी मदद से हम सी का प्रोग्राम लिखते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर का। कुछ ये पार्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिनमें सबसे पहला पॉइंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का है, दूसरा मेन फंक्शन का है और आखिरी पॉइंट अपना सी स्टेटमेंट का है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एक्चुअल में आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो आप कंपाइलर को देते हैं बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम। एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले जो इंस्ट्रक्शंस आप कंपाइलर को देते हैं उनको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम देते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है, इसका दूसरा नेम अपने पास जो है वो कंपाइलर डायरेक्टिव है। कंपाइलर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का स्टार्टिंग सिंबल अपने पास हैश है। कभी भी हम सेमीकोलन को इस्तेमाल नहीं करेंगे एट द एंड ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कभी भी हम सेमीकोलन का इस्तेमाल प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव के लास्ट के ऊपर नहीं करेंगे। ये दो कीवर्ड्स के साथ स्टार्ट होता है, जिनमें सबसे पहला जो है वो है अपना इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और दूसरा है अपना डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब हम प्री प्रोसेसर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम प्री प्रोसेसर को डायरेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने के लिए। हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इंक्लूड क्या है और डिफाइन क्या है? इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपके प्रोग्राम को इस काबिल बनाता है कि आप लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सेस कर सकें। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि लाइब्रेरी फाइल्स कौन सी होती हैं? लाइब्रेरी फाइल्स एक्चुअल में आपकी हेडर फाइल्स होती हैं। हर लाइब्रेरी फाइल के अंदर बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स कंसिस्ट कर रही होती हैं। अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो इंक्लूड का अपने पास एक सिंटैक्स है जिसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सिंटैक्स हम लिखने लगे हैं इंक्लूड का। इसका सिंटैक्स स्टार्ट होता है हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट स्टैंडर्ड हेडर फाइल। हेडर फाइल। इसकी मैं एग्जांपल यहां पे कोड कर देता हूं। एग्जांपल अपने पास हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड हेडर फाइल से मुराद अपनी studio.h या आप conio.h लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हेडर फाइल्स हैं जिनको हम प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। अब इंक्लूड को हम इस्तेमाल इस वजह से करते हैं टू एक्सेस अ लाइब्रेरी फंक्शंस या टू एक्सेस अ लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स को एक्सेस करने के लिए हम इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है, ये भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसका स्टार्टिंग सिंबल भी अपने पास हैश है। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के लास्ट के ऊपर भी कभी हम सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का भी अपने पास एक सिंटैक्स है। वो सिंटैक्स क्या है? हैश डिफाइन आइडेंटिफायर, उसके बाद अपनी वैल्यू। हैश डिफाइन आइडेंटिफायर वैल्यू, ये अपना डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का सिंटैक्स है। तो इसकी एग्जांपल अगर हम यूं लिख लें, हैश डिफाइन
आइडेंटिफायर लाइक अपने पास P1 है, इसकी वैल्यू अपने पास मैंने अपनी तरफ से दे दी है 3.14। ये डिफाइन की ये वैल्यू है जो मैंने जनरल दी है, आप यहाँ पे कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं। तो डिफाइन को हम प्रोग्राम के किसी भी पार्ट के अंदर यूज कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी डिफाइन की और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की, तो अब हम बात करने जा रहे हैं हेडर फाइल्स के रिलेटेड। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, यहां पे मैं राइट कर देता हूं। हेडर फाइल, हेडर फाइल्स कलेक्शन होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का जो मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करता है। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स हम यूज़ करते हैं। हर हेडर फाइल का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। हेडर फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .h होती है। .h रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सी फाइल है, अपनी हेडर फाइल है जी। अब देखते हैं हेडर फाइल के सिंटैक्स को। तो हेडर फाइल का सिंटैक्स कुछ यूं है, हैश इंक्लूड हेडर फाइल। अब इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। सेम हैश इंक्लूड ऐसे ही एंगल ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और हेडर फाइल की जगह पे आप studio.h भी लिख सकते हैं, आप conio.h भी लिख सकते हैं। यहां पे लिखते हैं studio.h होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से देखें। मेन फंक्शन, मेन फंक्शन का भी अपने पास एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स में आपको बता दूं, कलेक्शन ऑफ रूल्स होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो यहां पे हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स void main body of प्रोग्राम ब्रैकेट एन। तो ये अपने पास मेन फंक्शन का एक सिंटैक्स है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेन फंक्शन क्या होता है। मेन फंक्शन वो वाला एरिया है जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। जैसे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो कंट्रोल डायरेक्टली मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर मूव कर जाएगा। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर ये मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा बट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस वजह से आप void मेन फंक्शन को लाजमी लिखें। ये void जो है ये अपना एक कीवर्ड है। कीवर्ड जो होते हैं इनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है लैंग्वेज के अंदर। तो void अपना कीवर्ड है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे रिटर्न जो अपने पास वैल्यू मिलेगी वो कोई नहीं है। यहां से मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। ये वाली जो चीज है इनको पैरेंथेसिस का नाम देते हैं। इसके बाद इसको करली ब्रैकेट्स कहते हैं। करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी, यहां पर जो भी प्रोग्राम होगा उसको हम यहां पर राइट करेंगे और जिस सीक्वेंस के साथ हम उसको लिखेंगे उसी सीक्वेंस के साथ अपना जो कंपाइलर होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद अपना लास्ट पॉइंट है सी स्टेटमेंट का। तो थर्ड पॉइंट सी स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट क्या है? सी स्टेटमेंट एक्चुअल में अपनी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसके अंदर हम करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने पास करली ब्रैकेट्स होती हैं, इसको हम ओपन करली ब्रेसेस का नाम देते हैं और इसको हम क्लोज करली ब्रैकेट्स का नाम देते हैं। इन दोनों के दरमियान जो भी स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं उनको एक एक करके कंपाइलर अपना एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन ये है तो कंपाइलर सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, देन इसके ऊपर मूव करेगा, फिर इसके ऊपर मूव, फिर इसके ऊपर मूव करेगा और लास्ट के ऊपर, लास्ट वाले इंस्ट्रक्शंस के ऊपर मूव करेगा। तो जिस सीक्वेंस के साथ अपनी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसी सीक्वेंस के साथ ही अपना जो कंपाइलर है वो उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं, वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन।
ये आज के लेक्चर के अंदर हम ये तीनों पॉइंट कवर करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऐसी क्वांटिटी जो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो जाती है उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल का। वेरिएबल जो है ये रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। आपको पता है कि जो डाटा हम रैम के अंदर स्टोर करते हैं वो टेम्परेरी होता है। तो जो वेरिएबल्स हम रैम के अंदर क्रिएट कर रहे हैं तो वेरिएबल्स अपने क्या होंगे, वो भी टेम्परेरी होंगे। जब हम प्रोग्राम को एंड कर देते हैं तो अपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहां से क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि अपने वेरिएबल्स पड़े हुए होते हैं रैम के अंदर। तो वेरिएबल का जो नेम होता है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होता, जबकि वैल्यू जो होती है वेरिएबल की वो चेंज हो जाती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल is a named memory location or memory. It is used to store programs input data and its computational results during execution. हम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। The value of a variable may change during the execution of program. जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करनी है तब वेरिएबल की जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है। However, the name of variable cannot be changed. लेकिन वेरिएबल की जो वेरिएबल का जो नेम है वो कभी भी चेंज नहीं होता ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जी, The variable are created in RAM। जैसा कि हमने स्टार्ट में बात की कि वेरिएबल्स कहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं, रैम के अंदर क्रिएट किए जाते हैं, इसी वजह से ये टेम्परेरी होते हैं। रैम की अगर हम बात करें, रैम की फुल फॉर्म जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो भी टेम्परेरी होता है। रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी, दैट इज व्हाई द डाटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल इज आल्सो टेम्परेरी। जो डाटा वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, जो डाटा रैम के अंदर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है वो भी टेम्परेरी है। वेरिएबल्स आपके कहां पे क्रिएट होते हैं, रैम के अंदर क्रिएट होते हैं। इट कैन ओनली बी यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। द डाटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, जो डाटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं इज ऑटोमेटिकली रिमूव्ड व्हेन प्रोग्राम एंड। जैसे ही अपना प्रोग्राम एंड होगा तो अपने वेरिएबल्स भी रिमूव हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अपने वेरिएबल्स जो हैं वो रैम के अंदर क्रिएटेड है। जी, नेक्स्ट अपना पॉइंट है वेरिएबल डिक्लेरेशन का। वेरिएबल डिक्लेरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसकी डाटा टाइप के साथ, उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन का। सी आपकी जो है ये बहुत ही स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर जो होता है वो डिक्लेरेशन को इस्तेमाल करता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन जब होती है तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंपाइलर को, कंपाइलर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर किया है और इसके लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। वो देखेगा डाटा टाइप को कि अगर तो वो इंटीजर को यूज कर रहा है तो मेमोरी के अंदर उसको 2 बाइट्स चाहिए होंगे। अगर वो कैरेक्टर वेरिएबल को यूज कर रहा है तो मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करने के लिए 1 बाइट रिक्वायर्ड होंगे। तो देखिएगा इसको, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वेरिएबल नेम को स्पेसिफाई करते हैं एंड इट्स टाइप, और उसकी टाइप को उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन का नाम देते हैं। प्रोग्राम कैन हैव एज मेनी वेरिएबल्स एज नीडेड। एक प्रोग्राम के अंदर जितने चाहे वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं। C strongly typed language, it means that all variables must be declared। जो वेरिएबल हमने यूज करने हैं उनको डिक्लेयर करना जरूरी है before they are used in the program। प्रोग्राम में यूज करने से पहले जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हुए हैं डिक्लेयर करने जरूरी है। वेरिएबल can be declared anywhere in the program before its use। इसके इस्तेमाल से पहले हम इसको डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, कंपाइलर को। किसके हवाले से, वेरिएबल के हवाले से। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपाइलर को अबाउट द वेरिएबल।
द कंपाइलर यूजेस द डिक्लेरेशन, कंपाइलर इस डिक्लेरेशन को यूज करता है टू डिटरमिन हाउ मच मेमोरी इज नीडेड फॉर ईच वेरिएबल, के हर वेरिएबल के लिए उसको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। अब वही बात जो मैंने स्टार्ट में कही थी कि अगर इंटीजर होगी डाटा टाइप तो वो 2 बाइट्स को रिक्वायर्ड 2 बाइट्स मेमोरी में चाहिए होंगे, अगर कैरेक्टर वेरिएबल होगा तो उसको 1 बाइट रिक्वायर्ड होंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बाइट्स is allocated when a variable is declared, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको जो रिक्वायर्ड अपने पास बाइट्स होते हैं वो असाइन कर दिए जाते हैं जी। फॉर एग्जांपल अपने पास इंटीजर डाटा टाइप है, इंटीजर वेरिएबल जो होगा उसके लिए अपने को 2 बाइट्स चाहिए होंगे, जबकि कैरेक्टर वेरिएबल जो होगा उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा 1 बाइट चाहिए होगा। द बाइट्स आर यूज्ड, बाइट का हम इस्तेमाल करते हैं स्टोर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। वंस अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड, एक बार तो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, इस डाटा टाइप कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसकी डाटा टाइप को हम चेंज नहीं कर सकते। हाउएवर द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जी। अब इसके बात करते हैं सिंटैक्स की। सिंटैक्स बहुत जरूरी है। सिंटैक्स कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स इज नोन एज, इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। तो अपने पास सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेरेशन का, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम। डाटा टाइप मैंने इंटीजर को यूज की है, इंटीजर यूज की है, वेरिएबल नेम मेरे पास मार्क्स है। फर्ज कर रहा हूं, ये मैंने फर्ज किया है, यहाँ पे फ्लॉट भी हो सकता है। अगर हम फ्लॉट डाटा टाइप को यूज करेंगे तो हम एवरेज को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि फ्लॉट जो है ये डेसिमल और फ्रैक्शन को सपोर्ट करता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे एवरेज को लिखा है। इंटीजर के अंदर मार्क्स मैंने इस वजह से लिखे क्योंकि इंटीजर जो डाटा टाइप है ये अपने फ्रैक्शन और डेसिमल को सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद कैरेक्टर है, डबल के अंदर मैंने सैलरी लिखी है। तो ये मुख्तलिफ तरह की मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे कोड की हुई हैं, आपको जो लिखनी है वो आप लिख सकते हैं। और इसका सिंटैक्स जो है वो एंड होगा सेमीकोलन के साथ जी। इसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसकी डाटा टाइप के साथ और वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। हम जब भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं तो हम एक ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसका नाम है इक्वल। इक्वल को हम इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो देखें इसको, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, उसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इक्वल साइन को यूज किया जाता है टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। वेरिएबल नेम इज रिटन ऑन लेफ्ट साइड, वेरिएबल नेम जो होगा वो लेफ्ट साइड के ऊपर लिखा जाएगा एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन, वैल्यू जो होगी वो राइट साइड के ऊपर होगी इक्वल साइन की। कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट्स द रिक्वायर्ड मेमोरी, कंपाइलर जैसे ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे वो उसको जो उसकी रिक्वायर्ड मेमोरी होगी उसको असाइन कर देगा। When it is declared, जब हम उसको डिक्लेयर करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर उसको स्पेस दे देगा जी। मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा, मेमोरी के अंदर ऑलरेडी कुछ डाटा पड़ा हुआ होता है जो कि हमारे लिए मीनिंगलेस होता है। उस मीनिंगलेस डाटा को हम क्या नाम देते हैं, गार्बेज वैल्यू का नाम देते हैं। द मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा दैट इज मीनिंगलेस फॉर द प्रोग्राम, द मीनिंगलेस डाटा को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू का नाम देते हैं। इट में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन सम कंपटीशंस, ऑल वेरिएबल्स शुड बी इनिशियलाइज्ड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। अगर आप गार्बेज वैल्यू की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो आपने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं उनको आप जरूरी है कि आप उनको इनिशियलाइज करें जी। तो इसका एक सिंटैक्स है अपने पास, डाटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। डाटा टाइप फर्ज कर ले मैंने यहाँ पे लिखी हुई है इंटीजर, वेरिएबल नेम मेरे पास a है, मैंने इसको वैल्यू जो असाइन की हुई है वो 10 है। इसके बाद मैंने एक और एग्जांपल कोड की हुई है जिसमें फ्लोट मैंने डाटा टाइप इस्तेमाल की है। वेरिएबल नेम जो है वो मैंने एवरेज लिया हुआ है, एवरेज मैंने ये बताई हुई है। उसके बाद मैंने डाटा टाइप एक और एग्जांपल कोड की है कैरेक्टर, डाटा टाइप मैंने कैरेक्टर लिखी है, वेरिएबल नेम मैंने ग्रेड दे दिया है
और यहाँ पे मैंने ग्रेड को सिंगल कोटेशन के अंदर लिख दिया है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें अपने पास क्या था कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो आई होप सो आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो जिस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे, व्हाट इज़ अ डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होती हैं, डिस्कस इट्स डिफरेंट टाइप्स। हमने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को डिस्कस करना है। तो आइए देखें, सबसे पहले डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है कि ये डाटा किस टाइप का है जो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। जब हम किसी भी डाटा को वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर मेमोरी को एलोकेट करेगा। मेमोरी को एलोकेट उसकी डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली करेगा। अब डाटा टाइप का एक मीनिंग है, एक पर्पस है, इसका एक रेंज है कि इसने इतनी वैल्यूज़ को सपोर्ट करना है। डाटा टाइप्स अपने पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट तरह की हैं, जिनमें अपने पास इंटीजर है, फ्लॉट है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है, लॉन्ग है, डबल है। ये सारी की सारी अपनी डाटा टाइप्स हैं। अपने पास बेसिकली डाटा टाइप्स 2 तरह की हैं। एक अपने पास स्टैंडर्ड डाटा टाइप है, स्टैंडर्ड डाटा टाइप, और दूसरे नंबर पे है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड डाटा टाइप क्या होती है। स्टैंडर्ड डाटा टाइप हम सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड डाटा टाइप को ये प्री डिफाइंड होती हैं, इनका एक ख़ास मतलब होता है अपनी लैंग्वेज के अंदर, इनको हम तब्दील नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड डाटा टाइप में अपने पास कौन कौन सी डाटा टाइप आ जाती है, इनमें अपने पास इंटीजर हो सकता है, फ्लॉट हो सकता है, करैक्टर हो सकता है, इसके बाद अपने पास स्ट्रिंग हो सकती है, अपने पास लॉन्ग हो सकता है, अपने पास डबल हो सकता है। कभी भी हम प्रोग्रामिंग के अंदर फुल फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंटीजर की जो शॉर्ट फॉर्म है वो INT है। फ्लॉट को सेम इसी तरह से हम लिखेंगे। करैक्टर की जो शॉर्ट फॉर्म है वो CHAR, 4 इसको बोलते हैं। इसके बाद स्ट्रिंग और लॉन्ग, इनके फंक्शंस क्या हैं ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टैंडर्ड डाटा टाइप जो है ये दैट हैज़ अ स्पेशल मीनिंग इन सी लैंग्वेज। ये प्री डिफाइंड होते हैं, इनके मतलब को यूज़र अपनी मर्ज़ी से तब्दील नहीं कर सकता। तो ये अपने पास कुछ डाटा टाइप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद दूसरी अपने पास है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप से मुराद ये है कि यूज़र जो खुद से डिफ़ाइन करता है डाटा टाइप्स को, उसको हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप का नाम देते हैं। नॉर्मली हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप यानी कि यूज़र अपने से बहुत रेयर में अपने से डाटा टाइप्स को डिफ़ाइन करता है। हम ज़्यादातर प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स को ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं कि इंटीजर, फ्लॉट, करैक्टर ये चीज़ें हैं क्या, स्ट्रिंग क्या है, ये किस तरह से काम करती हैं, इनको हमने कब इस्तेमाल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर, इसके बाद हम बात करेंगे फ्लॉट की, इसके बाद हम करैक्टर, फिर इसके बाद स्ट्रिंग। तो अब देखें ये इंटीजर है, इसकी फुल फॉर्म को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम INT को इस्तेमाल करेंगे। यानी कि INT रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अपने पास कौन सी फॉर्म है, इंटीजर है। अब फ्लॉट है, फ्लॉट को हम यही इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद करैक्टर है, करैक्टर को हम 4 लिखेंगे और स्ट्रिंग को सेम एज इट इज़ ऐसे ही।
अब इंटीजर के अंदर हम डेटा कैसा स्टोर करेंगे? इंटीजर के अंदर हम ऐसा डेटा स्टोर करेंगे विद आउट डेसिमल और फ्रैक्शन. इट इंक्लूड्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज. इफ नो साइन इज यूज्ड देन वैल्यू इज पॉजिटिव. इफ माइनस साइन इज यूज्ड देन वैल्यू इज नेगेटिव. अगर इंटीजर के अंदर हम ऐसी वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे जिनमें इशारिया नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा. इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है. अब इंटीजर डेटा टाइप जब हम इस्तेमाल करेंगे तो मेमोरी के अंदर इसको जो स्पेस चाहिए होगी वो 2 बाइट्स की होगी. कितने बाइट्स की होगी? 2 बाइट्स की. ये बाइट क्या होता है? बाइट कलेक्शन ऑफ बिट होता है. 8 बिट्स का एक बाइट बनता है. तो यहाँ पे अगर हम डेटा टाइप इंटीजर यूज करेंगे तो हमें 2 बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे. तो इंटीजर के अंदर डेटा कैसा स्टोर होगा? विद आउट डेसिमल और फ्रैक्शन. लाइक अपनी एज हो सकती है, लाइक 5 हो सकता है, लाइक 10 हो सकता है. ये डेटा हम स्टोर कर सकते हैं. अब इसके बाद अपनी नेक्स्ट बात करेंगे फ्लॉट की. तो फ्लॉट में क्या है? फ्लॉट में कैसा डेटा स्टोर होता है? फ्लॉट में ऐसा डेटा आएगा जिसमें डेसिमल भी होगा, जिसमें फ्रैक्शन भी होगी. विद डेसिमल और फ्रैक्शन. इसमें हम पॉजिटिव वैल्यू को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम नेगेटिव वैल्यू को भी इंक्लूड कर सकते हैं. अगर हम किसी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन यूज कर लेंगे तो वो हमें बता देगा कि ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव है. अगर हम कोई साइन यूज नहीं करेंगे तो वो वैल्यू कौन सी होगी? पॉजिटिव होगी बाय डिफॉल्ट. लाइक यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे एवरेज लिख दिया है, मैंने यहाँ पे 10.5 लिख दिया है, मैंने यहाँ पे 7.5 लिख दिया है, मैंने यहाँ पे -5.5 लिख दिया है. यानी कि इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है और अपने पास नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है. तो मेमोरी के अंदर इसको स्पेस जितनी चाहिए वो 4 बाइट्स की चाहिए. 4 बाइट्स इसको रिक्वायर्ड होते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं करेक्टर की. करेक्टर जो होता है ये सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. लेटर्स को, पंक्चुएशन मार्क को या स्पेशल सिंबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं. इसमें जो भी हम करेक्टर लिखेंगे वो सिंगल कोटेशन में होगा. करेक्टर क्या हो सकता है? A to Z अपने सारे करेक्टर्स हैं. ये जितने भी करेक्टर्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल कॉमा के साथ, सिंगल कोटेशन के साथ. लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे A, तो A अपना क्या है? एक करेक्टर है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है करेक्टर डेटा टाइप में और सिंगल कोटेशन में इसको लिखेंगे. लाइक मैं यहाँ पे X लिख देता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ. करेक्टर आपकी डेटा टाइप जो है ये डिजिट्स को भी सपोर्ट करती है और स्पेशल सिंबल्स को भी सपोर्ट करती है. लाइक मेरे पास हैश है. तो एक करेक्टर को मेमोरी के अंदर कितनी मेमोरी चाहिए होती है? इसके लिए 1 बाइट रिक्वायर्ड होता है. 1 बाइट. इसके बाद है जी स्ट्रिंग. अभी हमने करेक्टर की बात की है, इसके बाद हम स्ट्रिंग की बात करेंगे. करेक्टर क्या था? एक सिंगल करेक्टर. अगर मैं फर्ज कर लूँ यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखना है या मैंने अपने चैनल का नाम लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ग्लोबल टेक. तो मेरे पास G क्या है? एक करेक्टर है. L अपना क्या है? एक करेक्टर है. OBAL ये सारे के सारे करेक्टर्स हैं. जब हम इन सारे के सारे करेक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जब हम इन सारे करेक्टर्स को इकट्ठा कर लेते हैं और डबल कोटेशन के अंदर इनको इकट्ठा करते हैं तो वो अपने पास स्ट्रिंग बन जाती है. लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ ग्लोबल, तो इसको मैं डबल कोटेशन में लिख रहा हूँ. तो डबल कोटेशन में लिखा है तो मतलब क्या है? ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो स्ट्रिंग की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा डबल कोटेशन के अंदर आएगी और वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट करेक्टर होगा. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 10.1 आपके चैप्टर नंबर 10 का पहला प्रोग्राम है. राइट अ प्रोग्राम that display a message and values of integer and character variable.
आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपने एक मैसेज को डिस्प्ले करवाना है। मैसेज कोई भी हो सकता है, जो आप चाहें वो आप स्क्रीन के ऊपर शो करवा सकते हैं। एंड वैल्यू ऑफ इंटीजर एंड करैक्टर वेरिएबल, आपने इंटीजर की वैल्यू और करैक्टर वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर जाहिर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं, बोरलैंड। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने #include studio.h यहाँ पे हेडर फाइल को ऐड कर दिया है। अब सेकंड हेडर फाइल को ऐड करता हूँ #include conio.h। तो ये मेरे पास हेडर फाइल्स हैं जिनको मैं प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं मेन फंक्शन को स्टार्ट करता हूँ। तो मेन फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो void main, यहाँ पर हम पैरेंथेसिस को ऐड करेंगे। तो ये देखें मैंने पैरेंथेसिस को ऐड कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम स्टेटमेंट में मूव करते हैं। यहाँ पे देखें राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज, आपने एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। एंड वैल्यू ऑफ इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू एंड करैक्टर वेरिएबल, और आपने एक करैक्टर वेरिएबल को लेना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इंटीजर में। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, साथ ही मैं इसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ। लाइक मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 10। तो अब मैं इसके आगे सेमीकोलन का यूज़ करता हूँ। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ। सेकंड मैंने ये तो आ गया अपना इंटीजर वेरिएबल। अब दूसरे नंबर पे जो हमने लेना है वो करैक्टर वेरिएबल लेना है। तो अब देखें जी, यहाँ पर मैं करैक्टर डाटा टाइप का यूज़ करूँगा और मैंने वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है वो ch के नाम से है। इक्वल साइन को यूज़ करूँगा। आपको पता है जब भी हम किसी भी करैक्टर वेरिएबल को लिखते हैं, जब भी करैक्टर में हम कोई भी वैल्यू देते हैं तो वो किस में दी जाती है, सिंगल कोटेशन के अंदर दी जाती है। तो लाइक मैं यहाँ पे a लिख देता हूँ। हम प्रोग्राम के अंदर क्योंकि हमने करैक्टर डाटा टाइप के अंदर पढ़ा है कि ये अल्फ़ाबेट को भी सपोर्ट करता है, डिजिट को भी सपोर्ट करता है, स्पेशल सिंबल को भी सपोर्ट करता है। तो ये सारे हम यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर लास्ट के ऊपर परफॉर्म करके देखेंगे कि ये किस तरह से काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब मैंने इसके लास्ट के ऊपर सेमीकोलन का यूज़ किया है। अब मैं कोई भी मैसेज मैं स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ printf। इसके बाद मैं पैरेंथेसिस को ऐड करता हूँ। ये मैंने पैरेंथेसिस को ऐड किया है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डबल कोटेशन के अंदर कोई भी मैसेज लिखूंगा। लाइक मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ ग्लोबल टेक। इसको मैं क्लोज कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दी। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है और इसके साथ ही हम एक और चीज़ लगाएंगे, सेमीकोलन। जी मैंने सेमीकोलन को लगा दिया है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा। अब मैंने इंटीजर की जो वैल्यू है और जो करैक्टर की वैल्यू है उसको भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, printf। इसके बाद मैं पैरेंथेसिस ओपन करूँगा। तो यहाँ पे देखें मैंने पैरेंथेसिस को ओपन किया है। इसके साथ मैं डबल कोटेशन का यूज़ करूँगा। तो डबल कोटेशन मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ कि मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करता हूँ मॉडुलस d। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैं इंटीजर डाटा टाइप को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ जी, क्लोज़ किया मैंने इसको डबल कोटेशन के साथ। इसके बाद मैंने कॉमा का यूज़ किया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है उसको लिख दूँगा यहाँ पर। तो इसको क्लोज़ कर दूँगा और लास्ट के ऊपर इसके सेमीकोलन का यूज़ करूँगा। अभी मैंने क्या किया है, अपनी मर्ज़ी से एक मैसेज स्क्रीन के ऊपर शो करवाया और दूसरे नंबर पर इंटीजर को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाया। अब थर्ड नंबर पे मैंने क्या करना है, मैंने करैक्टर को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे printf फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, देन डबल कोटेशन लगाएंगे। उसके बाद हम मॉडुलस का इस्तेमाल करेंगे। तो
लगाएं जी मॉडुलस। अब ऊपर डाटा टाइप मैं यूज़ कर रहा हूँ करेक्टर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे करेक्टर डाटा टाइप के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है वो सी है, तो इसको मैं डबल कोटेशन के अंदर इनक्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मैं कॉमा लगा के आगे जो मेरे पास वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया हुआ है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब मैं पैरेंथेसिस को क्लोज कर देता हूँ, इसके बाद मैं सेमीकोलन का यूज़ करता हूँ। जैसे ही मैं इंटर प्रेस किया, अब ये हमने इसके अंदर यही 3 चीज़ें करनी थी। इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करवानी थी, उसके बाद हमने कोई भी मैसेज स्क्रीन के ऊपर जाहिर करना था, उसके बाद हमने कोई भी करैक्टर वेरिएबल को डिस्प्ले करना था। तो गेट ch करके हम प्रोग्राम को क्या करेंगे जी, एंड करेंगे। मैं गेट ch को लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो अब मैं पैरेंथेसिस को क्लोज किया, सेमीकोलन का इस्तेमाल किया, इंटर प्रेस किया और इसके बाद करली ब्रैकेट को क्लोज किया, क्योंकि ये मैंने करली ब्रैकेट को पहले ओपन किया हुआ था। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर देखें आपके पास आउटपुट में लिखा हुआ आ रहा है ग्लोबल टेक। ये हमने मैसेज को प्रिंट करवाना था, तो ये मैसेज प्रिंट हो गया है। इसके बाद जो अपने पास इंटीजर वेरिएबल है, वो इंटीजर के अंदर जो वेरिएबल है n, उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो गई है और करैक्टर में हमने a दिया हुआ था तो वो a यहाँ पर आ चुका है। तो अब मैं थोड़ी सी आउटपुट में और चेंजिंग करता हूँ, क्योंकि हमने करैक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है कि करैक्टर जो है ये स्पेशल सिंबल को भी सपोर्ट करता है। तो मैं यहाँ पे करैक्टर को चेंज कर देता हूँ स्पेशल सिंबल के साथ। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो अब देखें जी अपने पास ग्लोबल टेक वही है 10, क्योंकि इंटीजर की वैल्यू मैंने चेंज नहीं की। तो अब देखें इसके साथ स्पेशल सिंबल आ रहा है डॉलर का साइन, तो ये बात भी अपनी हो गई। इसके बाद हमने कहा था कि करैक्टर जो है वो डिजिट को भी सपोर्ट करता है, तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा ही है। तो यहाँ पर मैं डिजिट 5 एंटर कर देता हूँ। तो अब देखें जी, अब मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पर देखें ग्लोबल टेक वैसे का वैसा ही है, 10 अपने पास इंटीजर की वैल्यू है। उसके बाद करैक्टर के अंदर मैंने 5 दिया हुआ है, तो वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक हम सबका हामी व नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 10 प्रोग्राम नंबर 10.2, उसकी स्टेटमेंट को देखें। राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। आपने 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करना है एंड शो द सम ऑन स्क्रीन, और उनका आपने सम जो है वो स्क्रीन के ऊपर शो करना है। तो सबसे पहले हम अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं। इस प्रोग्राम को देखें जी, यहाँ पर मैंने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। तो आपको पता है कि जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, इंक्लूड अपने पास studio.h, ये पहली हेडर फाइल। इसके बाद हम दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं #include conio.h। तो ये अपने जो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, ये दोनों की दोनों अपने पास हेडर फाइल्स हैं। इसके बाद हम मेन फंक्शन के सिंटैक्स को लिखते हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं void main। इसके बाद हम पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे। तो देखें जी, हम पैरेंथेसिस लगा रहे हैं यहाँ पे। ये मैंने पैरेंथेसिस लगा दी हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अगेन मैंने पैरेंथेसिस को लगा दिया है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करली ब्रैकेट को स्टार्ट करूँगा। जैसे मैंने करली ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा और अब सारे का सारा जो कोड लिखना है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है, तो अब अपने पास हैं 2 फ्लोटिंग पॉइंट। हम स्टेटमेंट के अंदर एक मरतबा दोबारा से मूव करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट एड्स 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, मतलब हम डाटा टाइप कौन सी यूज़ करेंगे, फ्लॉट यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ऐसी वैल्यू आ रही है जिसके अंदर डेसिमल भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा। तो देखें जी, अब हम सॉफ्टवेयर में मूव करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे फ्लॉट डाटा टाइप को यूज़ करते हैं।
और इसके साथ मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं और लास्ट के ऊपर मैंने क्या प्रिंट करवाना है, सम को प्रिंट करवाना है, तो मैंने उसको भी डिक्लेयर कर लिया है। इसके साथ मैं क्या करूंगा, सेमीकोलन को यूज़ करूंगा, सेमीकोलन यहाँ पर लगा दिया है मैंने और इंटर प्रेस कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि सी की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एंड होती हैं सेमीकोलन के साथ। अब मैंने जो यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए और बी, अब इनको मैं कोई भी वैल्यू असाइन करता हूँ। लाइक मेरे पास जो पहला वेरिएबल है वो ए है, इसको मैंने वैल्यू जो असाइन कर दी है वो मैंने 5.4 दे दिया इसको वैल्यू। इसके बाद मैं इस सेमीकोलन को यूज़ करूँगा। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब मेरे पास दूसरा जो वेरिएबल है बी, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी है जी, आप कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, मैंने ले ली यहाँ पे वैल्यू 4.2। अब मैं इसके लास्ट के ऊपर क्या करूँगा, सेमीकोलन का यूज़ करूँगा। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर अगर हम गौर करें तो स्टेटमेंट में यही चीज़ कह रहा है कि 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेने हैं और लास्ट के ऊपर क्या हमने शो करवाना है, सम शो करवाना है। तो सम का मतलब यही है कि हम नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम क्या करते हैं जी, सम को लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपना इन दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा वो हमने स्क्रीन के ऊपर जाहिर करना है, तो उसके लिए हम सम वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है। मैं यहाँ पे a प्लस b, अब मैं सेमीकोलन लगाऊंगा इसके लास्ट के ऊपर। अब मैंने क्या किया है, दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया है। तो अब क्योंकि हमने सम को स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है तो हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रिंट एफ फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर देखें, प्रिंट एफ फंक्शन का मैंने यूज़ किया, प्रिंट एफ, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को स्टार्ट किया, इसके साथ मैंने डबल कोटेशन लगाई, डबल कोटेशन, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, मॉडुलस एफ प्लस मॉडुलस एफ इज इक्वल टू मॉडुलस एफ। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ फ्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 2 वेरिएबल हैं, दोनों फ्लॉटिंग में हैं, तो हम दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा यूज़ करेंगे, पहला वेरिएबल, इसके बाद दूसरा वेरिएबल, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सब जो अपने पास सम है उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद मैं शिफ्ट के साथ इसको सम को लास्ट के ऊपर लिख देता हूँ, ताकि अपना जो रिज़ल्ट है ए और बी का वो सम के अंदर डिस्प्ले हो। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ और लास्ट के ऊपर मैंने क्या किया है, गेट सी एच को लिख दिया है। तो इसके लास्ट के ऊपर आपको पता है पैरेंथेसिस आती हैं और सेमीकोलन आता है। इंटर प्रेस करेंगे, देन हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट जो हमने स्टार्ट की थी इसको हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ आया कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसको हम किस तरह से दुरुस्त करेंगे। तो यहाँ पर देखें, वो कह रहा है कि यहाँ पर एरर है, तो देखते हैं जी, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग आर कैरेक्टर कांस्टेंट जी। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है, स्ट्रिंग को क्लोज नहीं किया था। तो देखें जी, अब मैं अगेन इसको कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पर अपने पास कोई एरर नहीं है। तो अब देखें यहाँ पे पहली वैल्यू अपने पास ये थी और दूसरे नंबर पे अपने पास